हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रियंका मैम ऑफिशियल के ऊपर। आज की क्लास में हम यहाँ पे सर्वनाम को पढ़ेंगे। सर्वनाम की अगर हम बात करें, देखिएगा यहाँ पे सर्वनाम, यहाँ पे आप देख रहे होगे सर्वनाम। सर्वनाम जो है ना, इसके अंदर आपको दो शब्द दिखाई दे रहे, एक शरव और एक नाम। शरव प्लस में नाम। शरव का अर्थ क्या होता है भाई? सारे। श्रव का अर्थ क्या होता है? सारे, सबका, ठीक है। नाम मतलब नाम, सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? सबका नाम। अगर हम परिभाषा की बात करें, अगर हम सर्वनाम की परिभाषा की बात करें तो सर्वनाम क्या होता है भाई? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जो किसी संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हो सकता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको सर्वनाम कहेंगे। यहाँ पे देखिएगा आप, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होगे आप, वे, हम, मैं, तुम आदि, ये सारे के सारे क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं, यानी कि ये संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हो सकते हो। जैसे आपका नाम मोहन है, मैं बोलूँ आप, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मोहन इधर आओ, मैं बोलूँ आप इधर आओ, तो मोहन के स्थान पे, मोहन क्या भी एक संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पे मैंने क्या लगा दिया? आप लगा दिया। तो ये किसके स्थान पे आया? ये संज्ञा के स्थान पे आया है। काम क्या होता है सर्वनाम का? सर्वनाम का काम होता है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, संज्ञा की, जो संज्ञा होती है ना, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्य को सौंदर्य युक्त बनाना। ध्यान रखिएगा, सर्वनाम का एक ही काम होता है, बार बार आने वाली संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होकर वाक्य को सौंदर्य युक्त बनाना। जैसे मैं कहूँ राधा वृंदावन में रहती है, राधा बहुत सुंदर है, राधा जो है नृत्य कर रही है। तो बार बार राधा बोलने की जगह मैं ये बोल दूं राधा वृंदावन में रहती है, वह नृत्य कर रही है, वह बहुत सौंदर्य, वो बहुत सुंदर लड़की है। तो ऐसे क्या होगा? ऐसे बार बार राधा के स्थान पे हम किसका प्रयोग करेंगे? सर्वनाम का प्रयोग करके, यह वह का प्रयोग करके वाक्य को सौंदर्य युक्त बना देंगे। नोट यहाँ पे देखो, मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है? अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल सर्वनामों की संख्या 11 है। जो मूल सर्वनाम है ना, वो 11 सर्वनाम है और उन 11 सर्वनामों को कहा जाता है मौलिक सर्वनाम। यहाँ पे देखिएगा, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। तो ये टोटल कितने हैं? टोटल 11 हैं। और ये जो 11 है ना, ये मौलिक सर्वनाम है, ये मूल सर्वनाम है। अब इनके साथ जब कारकों का प्रयोग किया जाता है, जो मौलिक सर्वनाम है, जब मौलिक सर्वनामों के साथ कारक जुड़ जाते हैं तो कारक जुड़ने पे क्या होगा? ये यौगिक सर्वनाम बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक सर्वनाम है मैं सर्वनाम है मैं। अगर मैं के साथ मैंने ने जोड़ दिया, और ने क्या है भाई? ने तो कारक है। क्या ये कारक का परसर्ग है? क्या ये कारक का परसर्ग है? कारक की विभक्ति है। तो अगर मैंने इसके साथ कारक की विभक्ति जोड़ दी तो मैं से क्या बन गया? मैंने। क्या बन गया? मैंने। तो मैंने क्या हो गया? मैंने जो है वो यौगिक सर्वनाम है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है? यौगिक सर्वनाम है। मुझे, मुझको, हम, हमें, हमको, मेरा, मुझ में, मेरे लिए। तो ये सारे के सारे क्या हैं? यौगिक सर्वनाम है। एक बार फिर से सुनिएगा, जो मूल सर्वनाम होते हैं उनकी संख्या 11 है। मूल सर्वनामों को मौलिक सर्वनाम भी कहा जाता है। जब मौलिक सर्वनामों के साथ कारक के परसर्ग जुड़ जाते हैं या विभक्ति चिन्ह जुड़ जाती हैं तो वो यौगिक सर्वनाम बन जाते हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है, मौलिक सर्वनामों के साथ कारक चिन्हों का प्रभाव पड़ने पर वो क्या बन जाते हैं? वो यौगिक सर्वनाम बन जाते हैं। यौगिक सर्वनाम मैंने, मुझे, मुझको, हम, हमें, हमको, मेरा, मुझ में, मेरे लिए, सारे के सारे क्या हैं? यौगिक सर्वनाम हैं। उसके बाद देखिएगा, जो सर्वनाम होता है तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद है। प्यारे बच्चों, कितने भेद हैं? 6। कौन कौन से? पर्सनवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। तो ये 6 क्या है? सर्वनाम के भेद हैं। पर्सनवाचक, इसमें क्या पूछा जाएगा? पर्सन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? पर्सन पूछा जाएगा। निश्चय, नाम में ही अर्थ छुपा होता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा नाम में ही अर्थ छुपा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? निश्चय। ये निश्चय
निश्चय बोध करवाएगा, अनिश्चय अनिश्चित बोध करवाएगा, पुरुष पुरुष को बताने वाले सर्वनाम शब्दों का इसमें प्रयोग होगा, निज निजता को बताएगा, संबंध संबंधों को दर्शाएगा, ठीक है, दूसरे उपवाक्यों के साथ आने वाले संज्ञा सर्वनामों के साथ संबंध दर्शाता है ये। उसके बाद देखिएगा एक एक करके पढ़ते हैं 6 वेदों को। यहाँ पे देखो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम शब्द से किसी भी व्यक्ति वस्तु प्राणी या कार्य के विषय में प्रश्न पूछने का बोध हो। किसका बोध होगा? किसी भी व्यक्ति वस्तु प्राणी या कार्य के बारे में प्रश्न पूछने का बोध होगा। या तो किसी वस्तु के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, या किसी व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, या किसी प्राणी के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, या किसी कार्य के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। वो क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यहाँ पे इस प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या, ये आधा क्या आएगा? क्या, किसने, किसे, किससे, किन्हें। अगर इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग है ना तो वो हमें प्रश्न पूछने के लिए मतलब प्रश्न पूछते हैं इनका यूज करके। जैसे देखो यहाँ पे दादाजी किसे बुला रहे हैं, दादाजी किसे बुला रहे हैं, तो प्रश्न पूछा गया है दादाजी किसे बुला रहे हैं। तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, तो ये भी क्या है भाई? ये भी यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। दरवाजे पर कौन आया है भाई, दरवाजे पर कौन आया है, तो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे भी। ये सारे के सारे क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे देखिएगा अगला जो सर्वनाम है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक की अगर हम बात करें यहाँ पे देखिएगा निश्चय, निश्चय मतलब कि निश्चित बोध करवाएगा। किसका करवाएगा? निश्चित रूप से किसी व्यक्ति का बोध करवाएगा या किसी वस्तु का बोध कराएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध करवाते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? यह, ये, वह, वे, ये जो 4 सर्वनाम शब्द है ना ये हमें निश्चितता का बोध करवाते हैं। जैसे देखो यह राधा का घर है, यह राधा का घर है भाई, यह घर किसका है? यह राधा का घर है। तो यहाँ पे देखिएगा यह मतलब ये डेफिनेट बता रहा है कि यह घर राधा का ही है, ठीक है ना, ये डेफिनेट बात है। तो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह कृष्णा का भाई है, ये जो खड़ा है ना यह कृष्णा का भाई है। अगर कृष्णा का भाई यह लगा दिया ना तो ये बात क्या हो गई? डेफिनेट कन्फर्म हो गई। और डेफिनेट कन्फर्म हो गई तो कौन सा सर्वनाम है यहाँ पे? निश्चयवाचक सर्वनाम है। वे तुम्हारे बच्चे हैं, वे तुम्हारे बच्चे हैं क्या? देखो यहाँ पे वे तुम्हारे बच्चे हैं। अब बच्चों की तरफ इशारा किया जा रहा है कि वे तुम्हारे बच्चे हैं। अब ये बात भी क्या है? डेफिनेट है। उसने पूछा थोड़ा ना, उसने तो बताया कि वे तुम्हारे बच्चे हैं, तो ये डेफिनेट बात है। डेफिनेट बात है तो क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये मेरी किताबें हैं, ये मेरी किताबें हैं। अब यहाँ पे देखिएगा किताबें हैं, ठीक है, प्लूरल बनाना है क्योंकि ये और वे जो हैं ये क्या है भाई? बहुवचन के लिए प्रयोग होते हैं। यह वह सिंगल के लिए, एक वचन के लिए, ठीक है, और ये वे क्या होते हैं? बहुवचन के लिए प्रयोग होते हैं। तो इनके साथ भी हमें बहुवचन बनाना होगा। ये मेरी किताबें हैं, ये जो किताबें हैं ना ये मेरी हैं, किताबों की तरफ इशारा करके डेफिनेट बोली गई है ये बात। तो क्या हो जाएगा? ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। निश्चयवाचक को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा निश्चयवाचक को क्या कहते हैं भाई? संकेतवाचक। संकेतवाचक भी बोल सकते हैं क्योंकि ये संकेत करते हैं, संकेत करते हैं, ठीक है, संकेत करते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ। जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं या किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ क्या करते हैं? संकेत करते हैं, ठीक है। तो इनको हम संकेतवाचक भी बोल सकते हैं। निश्चयवाचक के बाद अगला देखिएगा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या होगा? निश्चितता का बोध नहीं होगा किसी व्यक्ति या वस्तु, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा किसी भी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु, किसी भी व्यक्ति, प्राणी या
वस्तु की निश्चितता का बोध नहीं होगा। निश्चित बोध नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं कोई, कुछ, किसी। कोई, कुछ और किसी जो शब्द है ना, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये निश्चितता का बोध नहीं करवाएंगे। यहाँ पे देखिएगा दरवाजे पर कोई आया है, कोई आया मतलब पता ही नहीं है कौन आया है, ठीक है, तो क्या होगा, ये अनिश्चित बात है। दूध में कुछ गिर गया, कुछ गिर गया, तो ये जो कुछ है ना, ये भी अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। क्यों, पता ही नहीं है क्या गिर गया, कुछ गिर गया मतलब पता नहीं है कि क्या गिर गया। किसी ने मुझे मारा, किसी ने मुझे पुकारा, किसी ने मुझे पुकारा, तो यहाँ पे भी देखिएगा जो ये किसी है ना, किसी ने मुझे पुकारा मतलब पता ही नहीं है कि किसने पुकारा, तो ये बात भी क्या है भाई, अनिश्चित है। तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद अगला क्या है भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ना, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक के लिए किया जाता है, ये आधा क्या आएगा यहाँ पे, वक्ता, वक्ता या लेखक के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसको कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये सारे के सारे पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों के अंदर बांटा गया है, यानी कि इसके 3 प्रकार हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पे देखिएगा उत्तम पुरुषवाचक जो सर्वनाम है ना, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है, वक्ता या फिर लेखक अपने लिए, या तो राइटर अपने लिए करेगा कि ठीक है, या फिर बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करेगा, वो क्या होते हैं, वो होते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होगे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा आदि, ये सारे के सारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, जिनको हम फर्स्ट पर्सन भी बोलते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा मैं कल वृंदावन जाऊंगी, मैं कल वृंदावन जाऊंगी, यानी कि जो वक्ता है इसमें कौन है, मैं कौन है भाई, मैं यहाँ पे वक्ता है, और वक्ता अपने लिए प्रयोग कर रहा है मैं का, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हम आपसे नाराज हैं, तो यहाँ पे हम देखिएगा, हम कौन बोल रहा है, वक्ता बोल रहा है, बोलने वाला, ठीक है, हम आपसे नाराज है, यानी कि वक्ता बोल रहा है, ये बात वक्ता बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उत्तम पुरुषवाचक के बाद अगला जो आएगा वो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, देखिएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए होता है, श्रोता या पाठक के लिए होता है, ठीक है, या तो सुनने वाले के लिए या फिर पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा वो क्या कहलाएंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। यहाँ पे देखिएगा तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपको, ये सारे के सारे जो सर्वनाम है ना, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये हम हमारे सामने वाले पर्सन के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि जो हमारी बात को सुन रहा है, जो हमारी बात को पढ़ रहा है, जो हमारे सामने है, जिससे हम बात कर रहे हैं, वो होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं भाई, ये बात ना हम सामने वाले को बोल रहे हैं, और सामने वाला कौन होता है, सामने वाला श्रोता होता है या फिर पाठक होता है। तो ये हमने सामने वाले को बोला, और सामने वाला मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे आप क्या है, आप यहाँ पे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुझे कितनी बार समझा लिया, तुझे कितनी बार समझा लिया, ये जो बात है ना, ये बात भी हम सामने वाले को बोल रहे हैं, और सामने वाले को बोल रहे हैं तो सामने वाला होता है श्रोता, और श्रोता को बोल रहे हैं तो क्या होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत होशियार हो, तो ये बात भी हम किसको बोलेंगे भाई, सामने वाले को बोलेंगे, जो हमारी बात सुन रहा है उसको बोल रहे हैं हम ये बात, तो वो क्या है, वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला देखिएगा, अगला जो होता है वो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम।
अन्य पुरुषवाचक श्रोनाम, ये ना तो वक्ता होता है, ना ही श्रोता होता है, ना ही ये पाठक या लेखक होता है। ठीक है, तो ये कौन होता है भाई? ये कोई थर्ड पर्सन होता है जिसकी बात वक्ता और श्रोता आपस में कर रहे हैं। यानी कि आप और मैं यदि मिलके किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वो होता है अन्य पुरुषवाचक श्रोनाम। और उस तीसरे के नाम की जगह पे हम क्या करेंगे? ये, यह, वह, वे, उसे, उन्हें, उन्होंने, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे अन्य के लिए। ठीक है, तीसरे के लिए। वह कल स्कूल नहीं आएगा, वह कल स्कूल नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि हम किसी और की बात कर रहे हैं और किसी और की बात कर रहे हैं तो वो क्या है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन को बोलते हैं अन्य पुरुषवाचक श्रोनाम। ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक किसकी है? अब मैं वक्ता हूँ, आप श्रोता हो, मैं बोलूँ कि ये पुस्तक किसकी है, आपसे पूछ रही हूँ मैं, ये पुस्तक किसकी है? तो ये जो पुस्तक है ना, ये थर्ड पर्सन है, यहाँ पे तीसरे अन्य पर्सन है, तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे अन्य पुरुषवाचक श्रोनाम हो जाएगा। उसके बाद अगला जो भेद होता है श्रोनाम का, वो होता है निजवाचक श्रोनाम। निजवाचक श्रोनाम, निजवाचक श्रोनाम की अगर हम बात करें, निज का अर्थ होता है खुद या स्वयं। निज का क्या अर्थ होता है? खुद या फिर स्वयं। खुद के लिए, खुद के स्थान पे जिन श्रोनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनको बोला जाता है निजवाचक श्रोनाम। जिस श्रोनाम शब्द का प्रयोग करता स्वयं के लिए करता है वो क्या होगा? वो निजवाचक श्रोनाम होता है। जैसे आप, खुद, निज, स्वतः, यह स्वतः है, अपना, अपने आप, अपने आप है, ये अपने आप है। तो ये सारे के सारे क्या है? निजवाचक श्रोनाम है। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगी, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगी। अब मैं क्या है? मैं तो यहाँ पे करता है। अपना, अपना क्या है यहाँ पे? अपना यहाँ पे निजवाचक श्रोनाम है। मैं खुद वृंदावन जाऊंगी, तो मैं यहाँ पे क्या है? करता है, जाने वाला है। और खुद क्या है? खुद यहाँ पे निजवाचक श्रोनाम है। अपना काम स्वयं करो, अपना काम स्वयं करो, तो यहाँ पे स्वयं क्या है भाई? स्वयं यहाँ पे निजवाचक श्रोनाम है। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे आप भी क्या है? निजवाचक श्रोनाम है। उसके बाद देखिएगा अगला जो भेद होता है श्रोनाम का, वो होता है संबंधवाचक श्रोनाम। जो छठा भेद है ना, वो है संबंधवाचक श्रोनाम। संबंधवाचक श्रोनाम संबंध बताने का काम करते हैं। किसके साथ संबंध बताएंगे? ये हमारा किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या श्रोनाम से संबंध बताते हैं। जो श्रोनाम शब्द है किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या श्रोनाम के साथ संबंध बताएं। ये गलत लिख रखा है यहाँ पे, उपवाक्य, कै आधा आएगा, उपवाक्य। उपवाक्य में प्रयुक्त अन्य जो संज्ञा और श्रोनाम संज्ञा होती है ना, उन संज्ञाओं के साथ संबंध बताते हैं, वो होते हैं संबंधवाचक श्रोनाम। जैसे जो, सो, जो, वह, जिसने, उसने आदि, ये सारे के सारे संबंध बताने वाले श्रोनाम शब्द हैं। जैसे जो बोएगा शो काटेगा, ये दो उपवाक्य हैं भाई, एक तो जो बोएगा और एक शो काटेगा। तो यहाँ पे जो और शो क्या है? संबंध बताने वाले संबंधवाचक श्रोनाम शब्द हैं। जो नृत्य कर रही है वह राधा की सहेली है, जो नृत्य कर रही है वह राधा की सहेली है। अब यहाँ पे देखिएगा राधा की सहेली, राधा की सहेली के लिए क्या है? यहाँ पे वह आया है। जो नृत्य कर रही है यानी कि जो नाच रही है वह कौन है भाई? वह राधा की सहेली है। तो यहाँ पे क्या आया है? वह आया है। और ये वह क्या है? संबंध बता रहा है, किसका? राधा का और उसकी सहेली का। जैसे करने वैसे भरने, जैसे करने वैसे भरने, तो यहाँ पे जैसे करने के साथ वैसे भरने का संबंध बता रहा है, तो ये भी क्या होगा? संबंधवाचक श्रोनाम हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इस टॉपिक के। यहाँ पे देखिएगा तू श्रोनाम का प्रयोग 3 स्थितियों में किया जाता है, और वो 3 स्थिति कौन कौन सी होती हैं? अत्यंत घनिष्ठता के लिए
तू तो मेरा भाई है, जैसे अत्यंत घनिष्ठता यानी कि वेरी क्लोज रिलेशन जो होता है ना, उस रिलेशन में हम तू का प्रयोग करते हैं। जैसे तू तो मेरा भाई है, अब भाई जो होता है वो क्लोज रिलेशन होता है, तो क्लोज रिलेशन के लिए यहाँ पे क्या आया है, तू आया है, तो ये यहाँ पे घनिष्ठता को रिप्रेजेंट कर रहा है। निरादर के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे, तू का प्रयोग करेंगे। तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है, तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है भाई, तो यहाँ पे ये निरादर हो रहा है, और निरादर के लिए भी हमने किसका प्रयोग किया है, तू का। ईश्वर के लिए जो भगवान होता है ना, भगवान के सामने भी हम तू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हे भगवान तू तो सब जानता है, हे भगवान तू तो सब जानता, तो यहाँ पे भी क्या आया है, तू आया है। तो भगवान के साथ सभी का क्लोज रिलेशन होता है, इसलिए क्या आया है, यहाँ पे भी तू आया है। अब यहाँ पे एक और देखिएगा, हमने पढ़ा था पर्सनवाचक सर्वनाम। पर्सनवाचक सर्वनाम में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना आदि जो शब्द होते हैं ना, ये पर्सनवाचक शब्द नहीं होते, ये क्या है, पर्सनवाचक सर्वनाम नहीं होते, पर्सनवाचक है, सर्वनाम नहीं होते। क्या होते ये केवल पर्सनवाचक शब्द होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हमने पर्सनवाचक सर्वनाम पहले पढ़ा था ना, उसमें हमने पर्सनवाचक सर्वनाम शब्दों को पढ़ा था, ठीक है, और पर्सनवाचक सर्वनाम शब्दों को पढ़ा था। यहाँ पे देखिएगा, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना। अब ये भी हम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न तो हमने पूछा ना, कहाँ का प्रयोग करके हमने प्रश्न पूछा, लेकिन ये जो कहाँ है ना, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, ये क्या भी प्रश्नवाचक शब्द है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। कौन क्या है भाई, कौन प्राणी बोधक है और क्या क्या है, वस्तु बोधक है। अगर हमें वस्तु के बारे में प्रश्न करना है तो वस्तु के लिए क्या का प्रयोग करेंगे, अगर हमें किसी प्राणी के लिए प्रश्न करना है तो प्राणी के लिए कौन का प्रयोग करेंगे। जैसे अब बाहर कोई, मान लो कोई संत आया है, मैं बोलूँ कौन आया है, कौन आया है, तो संत क्या है भाई, संत जो है वो प्राणी है, एक प्राणी है, तो प्राणी के लिए क्या आया, कौन। अगर बाहर कोई वस्तु है, बाहर कोई वस्तु है, मुझे दिखाई दे, मैं पूछूं वो क्या है, वो क्या है, और वो कोई वस्तु है, तो वस्तु के लिए क्या आया, क्या आ गया, ठीक है। वस्तु के लिए कौन का इस्तेमाल नहीं होता, वस्तु के लिए किसका प्रयोग होगा, क्या का। और अगर हमें किसी प्राणी के रिगार्डिंग क्वेश्चन करना है तो वहाँ पे कौन आएगा, किसी वस्तु के लिए रिगार्डिंग प्रश्न करना है तो क्या आएगा, क्या आएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक विशेष पॉइंट है, यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम आप नित्य एकवचन होता है, किंतु सम्मान व्यक्त करने के लिए आपको बहुवचन माना जाता है। हमने निजवाचक सर्वनाम पढ़ा था, निजवाचक सर्वनाम में हमने एक आप शब्द पढ़ा था, और वो आप क्या था, निजवाचक सर्वनाम था। तो ये जो आप है ना, ये नित्य क्या है भाई, एक वचन है। अगर मैं सामने वाले को आप बोल रही हूँ, मेरे सामने राधा खड़ी है, मैं राधा को बोल रही हूँ आप क्या खाओगे, ठीक है, तो राधा क्या है, राधा एक वचन है, राधा के लिए मैंने राधा को बोला है आप, तो आप वहाँ पे क्या है, एक वचन है, नित्य एक वचन होता है ये। लेकिन जब हम किसी का सम्मान व्यक्त करने के लिए इसको प्रयोग करते हैं ना, तब ये क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। आप जो शब्द है ना वो नित्य एक वचन है, लेकिन जब किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए आपका प्रयोग करते हैं तब आप क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। किसी भी सर्वनाम शब्द के बाद लोग शब्द लगा दिया जाता है, तब वो भी क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। जैसे आप लोग, तुम लोग, तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। सर्वनाम पर लिंग परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ये था हमारा सर्वनाम वाला टॉपिक जो हुआ कंप्लीट है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे, अच्छे से रिवाइज करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।